सर आपने अभी कुछ बातें कही, तो उनमें से कुछ बातें हमने विपक्ष से पूछी कि भाई ये ड्यूअल पॉलिसी क्यों महिला आरक्षण को लेकर। तो एक बात कही गई, मैं वो समझना चाहती हूँ। विपक्ष ने कह रहा है कि सेंसस कराइए नया। जब पहला बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें 2036 तक महिला आरक्षण को लागू करने, इंक्लूडिंग 2026 का सेंसस प्लस डीलिमिटेशन की बात कही थी। तो बीजेपी को जल्दी क्यों है? तो आरोप यह है कि डीलिमिटेशन करके आप 10 साल ऐसा डीलिमिटेशन कर देंगे कि 10 साल आप देश पर राज करें और कांग्रेस बाहर रहे, पूरा विपक्ष बाहर रहे, और नए सेंसस से ओबीसी और एससी के नए आंकड़े आएंगे, आपको आरक्षण में बदलाव करना होगा। इस तरह के आरोप आप पे हैं, तो सर इसको मैं समझना चाहती हूँ। नहीं, जल्दी नहीं करने के चक्कर में तो उन्होंने 70 साल तक देश को पीछे रखा है। देश अब जल्दी को देखना, देश अब 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है और विकसित भारत के लिए रिफॉर्म, और रिफॉर्म के लिए तुरंत निर्णय। ये अनिर्णय की स्थिति नहीं तो 10 साल निकाल दिए। देश अनिर्णय में नहीं चल सकता है और इसलिए कोई ना कोई तकनीकी कारण निकालने से बात नहीं बन सकती। पहले वो तय करे, भाई आपने महिला आरक्षण को समर्थन दिया था, महिला आरक्षण लाने के लिए आज 1/3 सीट बढ़ाने की बात हुई, आप पीछे क्यों हट रहे? बिल्कुल तो समर्थन दिया था जी। आप इतना बड़े चैंपियन बनते हैं, आप पीछे क्यों हट रहे? सर वो कह रहे हैं 543 कर देंगे तो हम साथ आ जाएंगे। कहाँ साथ हैं? अगर 543 में ही, एग्जिस्टिंग 543 में आप महिलाओं को 1/3, उनके सांसद उनके साथ नहीं है, वो तो जब साथ है जी। सर मैं पर्यावरण पे आने से पहले एक चीज ये समझना चाह रही थी आपसे कि मैं ये मान लूं आपकी बातों से कि 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में महिला आरक्षण बिल इंक्लूडिंग डीलिमिटेशन फाइनल हो जाएगा, पास हो जाएगा। नहीं, आप जो संसदीय प्रक्रिया परंपरा, इस मामले में जो हमारे संसदीय मंत्री के बयान हो वो विषय करिए। आपने मेरे से राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा पूछी है, वो मैंने बताया है। निष्कर्ष निकालने के लिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। सर जैसे मैंने पर्यावरण और मुझे कुछ मंत्रालयों के सवाल थे, सबसे पहले क्योंकि राहुल गांधी का ही जिक्र हो रहा है, तो मैं ये जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड का जो इशू है, जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें हैं और पक्ष विपक्ष सबको हमने सुना, मैं ये पूरा मसला समझना चाहती हूँ और पर्यावरण मंत्री क्या सोचते हैं वो जानना चाहती हूँ। किसी भी क्षेत्र में अगर हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस को देते हैं तो हम हमेशा 4 चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला, वाइल्ड लाइफ वहां की कैसे प्रभावित होती है। दूसरा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के जो नॉर्म्स हैं, पब्लिक हियरिंग है, उनको कैसे पालन किया जाता है। तीसरा, फॉरेस्ट क्लियरेंस के नियमों का पालन किया गया है नहीं किया गया है। और चौथा, CRZ के जो लॉ हैं उनका पालन किया गया है नहीं किया गया। इसके संबंध में एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। लंबे समय से इस बात की डिमांड की जा रही थी कि भारत के पूर्वी भाग में, निकोबार में अगर कोई बंदरगाह बनता है तो हमारे सामरिक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति देश के व्यापार विकास के लिए जरूरी है। इस परियोजनाओं का पूरा पर्यावरणीय अध्ययन करने के बाद जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पे हमने इसको स्वीकृति प्रदान करी है। लोग इसको लेकर के कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने भी इस पे एक न्याय संगत निर्णय दिया है। हम न्यायालय की जो कानूनी प्रक्रिया उसका पूरा पालन करेंगे। ये पहला विषय है। ठीक है। दूसरा विषय है, टोटल अंडमान निकोबार में की जो लैंड है उसका केवल 1.78% ही इसमें यूज हो रहा है और उसमें भी 1/3 तो फॉरेस्ट है नहीं, रेवेन्यू लैंड है। और क्या भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं पर 1% जमीन पे भी बंदरगाह बनाने का अधिकार नहीं है? आप बताइए। सर क्योंकि इसलिए ये सवाल उठता है क्योंकि वहां जो स्पीशीज हैं, स्पेशल लॉन्ग टेल मंकी, टर्टल्स, या फिर वहां के जो ट्राइबल्स, ये जो स्पीशीज हैं वो तो स्कूबा डाइविंग करने से भी डिस्टर्ब होती हैं। तो क्यों करी राहुल गांधी ने स्कूबा डाइविंग? स्पीशीज तो डिस्टर्ब होती हैं। जब भी कोई बाहर से आदमी आएगा तो लोकल स्पीशीज तो डिस्टर्ब होंगी, क्यों करी? जैसे हम लोग मतलब अपने अपने लोगों के धारणाएं नियम होते हैं जी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कई लोग इस तरह के मूवमेंट चलाते हैं। और एक बात बताइए, जब इंदिरा जी की मूर्ति लगानी थी तब अंडमान निकोबार डिस्टर्ब नहीं हुआ। जब एयर स्ट्रिप बनानी थी, आज भारत की वायुसेना के लिए एयर स्ट्रिप बनाएंगे तो डिस्टर्ब हो गए। मैं एक बात पर्यावरण मंत्री के नाते कहना चाहता हूं। देखिए, इस देश में फॉरेस्ट एरिया था। कांग्रेस के लोग किसी भी इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन नहीं करते थे। इन्होंने 70 साल में
24 इको सेंसिटिव जोन के नोटिफिकेशन किए। हमने 12 साल में इनकी संख्या बढ़ाकर 309 कर दी। देश में इतनी सारी झीलें थी, कांग्रेस के राज में इसको किसी को अवेयर नहीं करते थे। इन्होंने 2014 तक केवल 26 झीलें रामसर साइट में करी। हमने 12 साल में उनकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी। इनके समय में प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होते थे, हमने उनकी संख्या बढ़ाकर 509 कर दी। कांग्रेस वाले कहते हैं, मैं बुरा नहीं मानता, इंदिरा जी के समय में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी थी, पर इनके समय में 47 टाइगर रिजर्व थे। हमने 12 साल में उनकी संख्या बढ़ाकर 58 कर दी। भारत में जो सबसे बड़ा जो खतरा था और पूरे दुनिया में खतरा है कि लगभग 350 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो थी वो आज बंजर हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में COP 14 में हमें कहा कि भारत 26 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हमने अभी 22 मिलियन हेक्टेयर सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने प्रस्तुत करी है। तो हम इकोलॉजी के पूरे प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। हम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लॉयन, हम इन सबको लेकर के काम कर रहे हैं। हम एक पेड़ माँ के नाम अभियान जैसा चला रहे हैं। हम सर्कुलर इकोनॉमी में मिशन लाइफ चला रहे हैं। तो हम तो एनवायरमेंटल नॉर्म्स पे सबसे ज्यादा समर्पित रहने वाली सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूं, आइए देश भी सुरक्षित करें, देश की सीमा भी सुरक्षित करें, इकोलॉजी भी सुरक्षित करें और इकोनॉमी को भी बढ़ाएं। अब इसमें भी उनको आपत्ति है तो फिर आप जरा राहुल जी को समझा देंगी तो अच्छा हो जाएगा। मैं क्योंकि आपने मुझसे समझ लिया है, आप उनको समझा दीजिए। अगर आप थोड़ा सा मैं और समझा दोगी तो मैं आपका यहाँ अभिनंदन करूंगा एक विशेष प्रोग्राम में।